भीम साथियों, मैं आनंद रहाटे। 17 वर्षों तक मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र SC ST एंड OBC एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ। अब मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, मगर इस लंबे कार्यकाल में मैंने जो खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए वह आपके साथ शेयर करते हुए मुझे अक्सर खुशी होती है, मगर आज का वाकया शेयर करते हुए मुझे खुशी नहीं, दुख हो रहा है। दुख इसलिए कि आज जो मैं घटना बयां कर रहा हूँ वह घटना बैंक ऑफ महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली नहीं है, बल्कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की उज्जवल प्रतिमा को कलंकित करने वाली है। यह घटना कोई मिसाल नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 35 वर्ष के लंबे कार्यकाल में अक्सर लगभग सभी एग्जीक्यूटिव, सभी कर्मचारी और सभी सहकर्मी बहुत अच्छे स्वभाव के मिले, मिलनसार मिले, भाई जैसा बर्ताव करने वाले मिले, भाईचारा निभाने वाले मिले। मगर चंद ऐसे दरिंदे भी थे जो भाईचारे की भावना से परे थे और उनका पूरा जोर जातिवाद पे था। भले ही कागजों पर जातिवाद मिट चुका है, मगर ऐसे चंद लोग थे, हाँ चंद, उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए उनको कोई बड़ी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, मगर उनको उद्घोषित करना भी आज ज़रूरी है, क्योंकि आज भी उस प्रवृत्ति के कुछ बहुत कम मगर चंद लोग आज भी मौजूद है और वह मेरिट को छोड़कर जाति को प्रमुखता या प्राधान्य देते हैं। साथियों, घटना काफ़ी पुरानी है। तब हम नए नए बैंक में दाखिल हुए थे। कुछ वर्षों के बाद हम प्रमोशन की परीक्षा को एलिजिबल भी हुए थे। उस समय और आज भी सरकारी IBA ब्राउचर के अनुसार हम जो पिछड़ा वर्ग के लोग परीक्षा को अपीयर होते हैं उनको एक प्री प्रमोशन ट्रेनिंग, बैंक की ओर से एक प्री प्रमोशन ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि परीक्षा हल करने में उन्हें आसानी प्राप्त हो। इस कदर हमें भी यह ट्रेनिंग लगभग 15 दिनों का होता था। तो इस ट्रेनिंग के लिए हमें पूना में बुलाया गया और वहाँ के ट्रेनिंग कॉलेज में हमारे रहने की एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। हम बड़े खुश थे। पहली बार हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे और पूरे भारतवर्ष से अलग अलग प्रांतों से लोग आए थे और नई पहचान, नई दोस्ती, एक दूसरे के एड्रेस लिखना, फ़ोन, तब तक फ़ोन का चलन कम था, मगर एक दूसरे की पहचान करना, इसको अहमियत दी जाती थी। तो बड़े अच्छे दिन गुजर रहे थे। हमें कुछ ट्रेनिंग कॉलेज के लेक्चर्स पढ़ाते थे, बेसिक पढ़ाया जाता था, बैंकिंग व्यवहार के बारे में पढ़ाया था और अलग अलग स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट है जैसे फॉरेन करेंसी है, अकाउंट ओपनिंग है और कासा है, एडवांसेस है, ऐसे विभिन्न विषयों पर बड़े खूबी से और आसान तरीके से पढ़ाया जाता था और हमको बहुत रुचि भी लगती थी। साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट के तौर पे
गेस्ट लेक्चरर भी बुलाए जाते थे, जो या तो बैंक के सेवानिवृत्त एग्जीक्यूटिव थे या अन्य किसी बैंक में कार्यरत एग्जीक्यूटिव होते थे। ऐसे ही एक दिन वो काला दिन आया। ऐसे ही एक दिन हमारे क्लास पर एक शख्स आया, उसका नाम काले था। यह काले वो हमारे बैंक के लोकप्रिय जनरल मैनेजर मुकुंदराव काले नहीं है, या नागपुर के जोनल मैनेजर वैभव काले भी नहीं है। काले नाम के कई व्यक्ति बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मौजूद थे, और नाम भले ही काले हो, पर दिल के वे साफ सुथरा थे और उन्होंने हमेशा दोस्ताना व्यवहार निभाया। मगर यह जो लेक्चरर हमारे क्लास पे आया, यह नाम से भी ज़्यादा काला था। काला क्या, ये तो एक दरिंदा था, जातिवादी। और यह जो परिचय किया गया तो वो इस तरह किया गया कि यह लंबे समय तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रीजनल मैनेजर रहने के बाद सेवानिवृत्त हुआ था, तो उसके ज्ञान का उपयोग हम लोगों के लिए होना चाहिए, इसलिए उसको बुलाया था। और वो अक्सर आता था। ट्रेनिंग कॉलेज में जो विविध प्रकार के ट्रेनिंग होते थे, उनको संबोधित करने के लिए इस काले महाशय को नियमित रूप से बुलाया जाता था, और वो एक तरह से रेगुलर फैकल्टी की तरह था। शायद काले महाशय को यह बताया नहीं होगा, या बताया भी होगा तो शायद उसके दिमाग से निकल गया होगा कि जो क्लास को वह पढ़ाने जा रहा है, वह क्लास पिछड़ा वर्ग जाति के कर्मचारियों का क्लास है। उसमें मौजूद सभी प्रशिक्षणार्थी पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, या तो एससी है या एसटी है। और ये एक प्री प्रमोशन ट्रेनिंग है। काले साहब को लगा कि जैसे अलग अलग ट्रेनिंग के प्रशिक्षणार्थी आते हैं, वैसे ही हम हो गए। उसके दिमाग से यह बात बिल्कुल निकल चुकी थी कि यह केवल और केवल एससी एसटी लोगों के प्रशिक्षणार्थी लोगों की क्लास है। काले साहब का लेक्चर शुरू हुआ। किसी एक टॉपिक को लेकर वो पढ़ा रहे थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, मजाक भी कर रहे थे। फिर बीच में मजाक करते हुए बोले, अरे यार, दिमाग का कचरा निकाल लेना चाहिए। अब हमारे बैंक में कचरा भरा है। हमारे बैंक में जो रिजर्वेशन के नाम पे कचरा भरा है, उसने बैंक को भी कचरा कुंडी बना दिया है। और आज बैंक जो पिछड़ रही है, उसका प्रमुख कारण यह कचरा कुंडी है, कचरा है। हाँ, फिर हंसते हुए बोला, मेरे भाइयों, आपको पता चल चुका होगा कि मैं किससे कचरा कह रहा हूँ। अरे साथियों, एक ज़माना था कि इस बैंक में केवल हम ऊंचे जाति के लोग हुआ करते थे। दूसरे को अंदर आने की इजाज़त ही नहीं थी। पर अभी ये राष्ट्रीयकरण के बाद इन लोगों के लाड़ बहुत बढ़ गए। अब कल तक जो पिछड़ा जाति के लोग हमारे सामने गर्दन उठाकर बात करने का दुस्साहस नहीं करते थे, वे लोग आज हमारे बराबरी में बैठकर और कभी कभार हमारे बॉस बनकर हमें हुक्म देते हैं, हमसे काम करवाते हैं।
तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। अरे हम क्या दिन देख रहे हैं, इन लोगों के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं और इन लोगों को रिजर्वेशन के नाम से जो सहूलियतें दी रही है, वो रिजर्वेशन हमारे लिए तो मौत का पैगाम है। हम सब ने, हमारा फर्ज है कि हम सब ने इकट्ठा होकर इन लोगों का विरोध करना चाहिए। जहाँ भी मौका मिलता है इनके पर कतरना चाहिए और जहाँ भी हम कर सकते हैं तो इन लोगों के को ज़मीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। इन लोगों का आगे बढ़ना हमारी पूरी जनरेशन के लिए खतरे की घंटी है। आप मेरी बात समझ चुके ना मेरे भाइयों, साथियों, क्लास, इसमें से मैं जो आपको बयां कर रहा हूँ कोई शब्द अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि ऐसा समझिए उन्होंने जो कहा उससे बहुत कम मैंने आपको बताया। बकते रहे। हमारे बाजू के कुछ साथी बेचैन हुए। 2-3 साथियों ने मुझे कचोट लिया और कहा, ये क्या कर रहे हैं राहटे जी। मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ, ये गीदड़ को बकने दो, गटार गंगा बहने दो। अरे जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर दौड़ने लगता है, और वो जब काफ़ी बक चुका था, जातिवादी जहर उगल चुका था, तब हमने खड़े होकर उसको पूछा ने हमारे नागपुर स्टाइल एक गंदी गाली हमारे मुंह से निकली, और हमने वो गाली हम यहाँ नहीं बता सकते, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताते हैं। हमने कहा हरामखोर, किसने बताया कि पिछड़ा जाति के लोग कचरा होते हैं? अबे ये डैश जो तुम लोगों से भी ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, तुम लोगों से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और तुम लोगों से भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, और तुम ये बकवास कर रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? कहते हो रीजनल मैनेजर रह चुके हो। जब यह शब्द सुने और फिर पूरी क्लास उठकर खड़ी हुई और अपने अपने लिहाज से जो भी द बेस्ट पॉसिबल गालियाँ मुंह से निकल रही सकती थी वो गालियाँ देने लगी। तब ये काले महाशय मन में घबरा गए। अब उनके ध्यान में आ चुका था कि उनके बाण गलत जगह पे लग गए। अब उनके ध्यान में आ चुका था कि मेरे सामने जो चिकने चुपड़े अच्छे कपड़े पहनकर भूरे भूरे वर्ण वाले और लगभग ऊंची जाति के लगने वाले लोग हमारे अपने लोग नहीं है, ऊंची जाति वाले लोग नहीं है, बल्कि पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। अब उन्हें वो रिकलेक्ट हुआ कि ये जो प्रशिक्षण था तो केवल और केवल पिछड़ा जाति के वर्ग के लोगों के लिए था। अब घबरा गए, वो ततपप करने लगे और हमारे ओर से मारो साले को, गालियाँ दो, दफन कर दो, यही कपड़े फाड़ दो। उसने बड़े मुश्किल से इधर उधर देखा और जो भागा तो सीधा हमारे जो प्रिंसिपल थे तब आरवी जोशी साहब थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उनके केबिन में गया और बोला सर मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अरे क्या हुआ? अरे सर पहले दरवाज़ा बंद करो। तब तक हम उनके दरवाजे तक गए। दूसरी एक क्लास शुरू थी, वहाँ जाकर हमने वो क्लास बंद करवाई और अब लगभग 80-90 लोग
वो आर.वी. जोशी के केबिन के सामने थे। केबिन का दरवाज़ा अंदर से बंद था और काले महोदय दुबक कर जोशी साहब के केबिन में अपनी जान बचाने के लिए पनाह लेकर बैठे थे। और बाहर से हम कोई लात मार रहा था, कोई दरवाज़ा खटखट रहा था, कोई उसकी कुंडी बजा रहा था और ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा टूट जाएगा। फिर आर.वी. जोशी साहब बाहर आए और बाहर से दरवाज़ा बंद किया और बोले, बात क्या है? हमने बताया, सर ये हरामजादा जाति पर उतर आया था, जाति पर गाली दे रहा था, कह रहा था कि SC/ST के लोग कचरा कुंडी होते हैं, कचरा होते हैं और ये कचरा जमा होने के कारण बैंक ऑफ महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचा है। इनको दफन करना चाहिए, इनका कत्ल करना चाहिए, इनके पर काटना चाहिए। हम उसको आज छोड़ेंगे नहीं। जोशी साहब ने कहा, शांत हो जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा दुख है, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनकी ओर से। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आइंदा उनको इस ट्रेनिंग कॉलेज में कभी भी बुलाया नहीं जाएगा। हमने कहा, सर ये सज़ा पर्याप्त नहीं है, हम इसको पुलिस को सौंपेंगे, इसके ऊपर एट्रोसिटी लगाएंगे। इसने 50 लोगों के सामने हमको गाली दी है, जाति को संबोधित करके हमको प्रताड़ित किया है, गाली दी है। इसको जेल में बंद होना ही होना है। जोशी साहब ने, और सर अब यहाँ तक बात नहीं चलेगी, इसको आप जेल में डालोगे। चेयरमैन साहब को बुलाओ, GM को बुलाओ, सबको बुलाओ, यहाँ पे सबको पता चलना चाहिए। फिर जोशी साहब ने अंदर जाकर चेयरमैन सेक्रेटरी को फ़ोन किया। चेयरमैन साहब बाहर टूर पे थे, उपलब्ध नहीं थे, मगर जनरल मैनेजर बेंद्रे साहब थे। उनको जब पता चली कि ट्रेनिंग कॉलेज में बहुत बड़ा बवाल मचा है तो उन्होंने कहा, मैं आ रहा हूँ। वे तत्काल अपने 4-5 अधिकारियों के साथ वहाँ पधारे। उस समय हमारे संगठन के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी भीमराव राउत उर्फ BT राउत कुछ कारणवश पूना पधारे थे। वे अपने होटल में आराम फरमा रहे थे। हमने उनको फ़ोन करके तत्काल बुलाया। BT राउत वह शख्स है जिससे लगभग सभी एग्जीक्यूटिव घबराते थे। हाथी जैसा उनका व्यक्तित्व था, 120 किलो उनका वजन था, धिप्पाड़ व्यक्तित्व था और निडर प्रवृत्ति थी। जब वे बात करते थे तो लगता था आगे वाले आदमी को फाड़ कर खा जाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट के ऊपर उनका काफ़ी दहशत थी, उनकी काफ़ी दहशत थी। वो आने के बाद दोनों क्लास के जो प्रशिक्षणार्थी थे वो एक क्लास में इकट्ठा हो गए, मीटिंग की गई, सबको वाकया बताया गया और सबने एक ही मांग की, इस हरामजादे को पुलिस के हवाले कर दो। फिर बेंद्रे साहब आए। हमने अपनी मांग दोहराते हुए कहा, सर आज हमारे प्रांगण में वह घटना हुई है जिसके बारे में हमने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि इस तरह मनोप्रवृत्ति विकृति रखने वाला इंसान यहाँ पे लेक्चर देगा। बेंद्रे सबके भाषण होने के बाद बेंद्रे साहब ने कहा, मुझे भी बड़ा दुख है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये परंपरा कभी नहीं रही, आप लोगों को भी पता है। बाकी और कई मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं मगर जाति के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया गया और लगभग यही अनुभव था हमारा।
कि थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही था, पर ऐसा खुलकर विरोध और वह भी जातिवाद के नाम पर नहीं किया गया था। मैंने कहा, सर, बीटी राउत ने भी कहा, इनको जेल में डाल दो। बेंद्रे साहब ने कहा, देखिए, इनको पुलिस के हवाले करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर होगा क्या, कल के अखबारों में यह खबर आएगी और मीडिया वाले तो इसको उछालने में बहुत आगे रहते हैं। बदनामी ये आदमी की नहीं होगी, बदनामी बैंक की होगी। और मैं समझता हूँ कि आप भी बैंक के कर्मचारी, और बैंक की बदनामी होना आप भी गवारा नहीं करोगे, आपको भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए पहला अभिवचन तो मैं आपको ये देता हूँ कि इसके बाद कभी भी और किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी प्रशिक्षण में इनको नहीं बुलाया जाएगा। नंबर 2, हम इनको माफ़ी मांगने को लगाएंगे, यह सबके सामने आकर माफ़ी मांगेंगे। लंबी चर्चा के बाद हम इस पर सहमत हो गए कि वह केवल अपने सबके सामने आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे और साथ ही साथ लिखित रूप में भी अपने उद्गारों को उद्घोषित कर लिखित रूप में भी माफ़ी मांगेंगे। फिर बेंद्रे साहब, जोशी साहब चले गए। हम लोग क्लास में बैठे रहे। फिर 15 मिनट के बाद 3 कुर्सियाँ रखी गई, 4 कुर्सियाँ रखी गई। एक कुर्सी पर राउत साहब बैठे, दूसरी पर आर.वी. जोशी साहब बैठे, तीसरी कुर्सी पर बेंद्रे साहब बैठे और चौथी कुर्सी पर जैसे ही वो काले बैठने को गया, सभी प्रशिक्षणार्थी जोर से चिल्लाए, सर, ये हरामजादा कुर्सी पर नहीं बैठेगा, इसको खड़ा रहने दो, और वह भी अपने कान पकड़कर खड़ा रहने दो। वो काले ने सुना और किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वह खुद टेबल के बाजू खड़ा रहा और जैसा कि हमने मांग की थी, उसने खुद ब खुद अपने कान पकड़ लिए और किसी बड़े अपराधी की तरह वहाँ सब क्लास के सामने खड़ा रहा और लोगों का चिल्लाना शुरू था, मारो साले को, कपड़े उतारो, साले को ऐसा मत छोड़ो। राउत जी ने और मैंने सभी को शांत किया। फिर हमने कहा, आखिर यह हमारी बैंक के इज्जत का सवाल है, घर का झगड़ा हमें घर के अंदर ही मिटाना है। सो जिस कदर बेंद्रे साहब और जोशी साहब हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उनकी बात मानना चाहिए। फ़िलहाल इस हरामजादे की ओर से माफ़ीनामा लेना ही हमारा प्रमुख मकसद है। और फिर बेंद्रे साहब ने काले साहब को कहा, बोला, काळे साहेब, बोला आता, बोला, तुम्हाला काय बोलायचं आहे? और वो काले रुआसी आवाज़ में, कांपती आवाज़ में उसने कहा, मेरे भाइयों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं जाने अनजाने में ऐसी बात कह गया जो मुझे नहीं कहना चाहिए। मुझे बड़ा दुख है, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ अपनी बात पे। मैं ऐसी बात कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। बस रोना बाकी रहा। फिर उसको कागज़ थमाया गया और कागज़ से माफ़ीनामा लिखवा लिया गया। उसने लिख दिया कि मैंने इस तरह के उद्गार पूरी क्लास के सामने निकाले हैं और मुझे इसके लिए दुख हो रहा है, मुझे माफ़ किया जाए। उसके लिखने के बाद
माफ़ीनामा बीटी राउत को सुपुर्द किया गया। फिर बीटी राउत ने कहा, जा हरामजादे भाग यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथ के 2 थप्पड़ पड़ेंगे तो तू उठने के लायक भी नहीं रहेगा। और काले ऐसा भागा दुम दबाकर कि वह सीधा भागते हुए ट्रेनिंग कॉलेज के बाहर गया और भागता हुआ ही प्रभात रोड में सड़क तक गया और किसी तरह अपना एक ऑटो पकड़ा और रफा दफा गया। बाद में बेंद्रे साहब ने भी संबोधित किया, खेद प्रकट किया। जोशी साहब ने भी हमें हमारा आभार व्यक्त किया कि हमने समझदारी बताई और बैंक की साख पर आँच न आने दी। हमने कहा, सर हमें इसका दुख तो है कि उसने इस तरह जातिवादी उद्गार निकाले, पर सबसे बड़ा हमारा प्रश्न ये है कि जो इंसान पूरी क्लास के सामने 50 लोगों के सामने इस तरह के उद्गार निकाल सकता है और जो व्यक्ति अपने अंदर की जातिवादी भड़ास को सबके सामने पेश कर सकता है, वह आदमी हमारी बैंक में लगभग 10 साल जोनल मैनेजर रहा है, रीजनल मैनेजर रहा है, उसके हाथ में सत्ता रही है। यह कार्यकाल छोटा नहीं होता। इस कार्यकाल में उसने न जाने कितने पिछड़े जाति के कर्मचारियों का भविष्य बिगाड़ा होगा, उनको न जाने कितने लोगों को प्रताड़ित किया होगा, न जाने कितने लोगों के सीआर पर रेड मार्क किया होगा। ऐसी प्रवृत्ति को हमने वही के वही ख़त्म करना चाहिए। और फिर लंबे देर तक मीटिंग चलती रही और लगभग रात के 11 बजे हम लोगों की मीटिंग का समापन हुआ और सभी एक डिग्री निकल गए। इस बात की चर्चा लंबे समय तक चलती रही और देखते देखते केवल पुणे में नहीं, पूरे भारतवर्ष में यह घटना सबको मालूम हो चुकी थी। साथियों, आज शायद इतनी खुलकर बात कोई न करे, पर चंद लोग ऐसे हैं कि जातिवाद को मन में रखकर वे पिछड़ा जाति के कर्मचारियों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। शायद मैनेजमेंट नियमों के तहत इन पर कोई अंकुश न लगा सके। इसके लिए हम सबको मजबूत होना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, तभी और तभी हम इन जातिवादी दरिंदों का मुकाबला कर सकेंगे और तभी हम इन लोगों की जातिवादी मानसिकता को वहीं के वहीं रोक सकेंगे, बढ़ने नहीं दे सकेंगे। इतना ही संदेश मैं देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।